वरदान एक्सप्रेस के पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो फिटनेस के नाम से एक एल्डरमैन कहे जाते हैं, जिनकी उम्र 71 के पार हो चुकी है, जो अच्छे खासे युवाओं को चैलेंज देते हैं। फिटनेस इतनी प्यारी है कि उनकी बॉडी से देख लीजिए कि आप किस तरीके से वो फिट रहते हैं। और आज के युवा पेटूमल बन चुके हैं, लेकिन वो आज भी 71 के पार होने के बाद फिट नजर आते हैं। शासकीय सेवाओं में उन्होंने नौकरी दी है, दोनों सरकारों के कार्यकाल देखे हैं। कौन से कार्यकाल उन्हें पसंद आए, क्या फ़र्क रहा, ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, फिटनेस को लेकर हम उनसे बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शंकर लाल सोनी जी। शंकर लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप 71 के हो गए हैं, 72 में शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि हम जिस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, 71 के होने के बाद भी इतना फिट होना, ये कहाँ से सीखा? खुश रहो, खुश रखो, नियमित रूप से अपनी चर्या ऐसी बना के रखो, खान पान ऐसा रखो, आचरण व्यवहार ऐसा रखो ताकि मस्त रहो, किसी प्रकार का टेंशन न रहे। सुबह उठो, योग करो, घूमने जाओ और लोगों को भी ऐसा अपना आचार विचार से रखो कि सामने वाला भी आपसे प्रभावित होकर पसंद है। हमें इसी में आनंद आता है, हमें कोई अपेक्षा नहीं रहती है और इसीलिए हम 24 घंटा समाज सेवा में रहते, घूमते फिरते शुरू से रहा हमारा। और ये लगता है हमको कि हम अपने द्वारा आपको कैसे खुश रखें ताकि हमें ऊर्जा मिले। फिट रहने के लिए क्या टिप्स हैं उन युवाओं को, कैसे फिट रहे? युवाओं को हमेशा नियमित समय पे उठना चाहिए, प्रातःकाल में योग करना चाहिए, खान पान पे ज़्यादा संतुलन रखना चाहिए। खान पान बहुत महत्वपूर्ण लगता है। न कोई नशा का आपके पास सेवन होना चाहिए किसी तरह का, और न किसी प्रकार के आपके पास क्रोध आना चाहिए, न आपके पास में कोई आलोचना या बुराई का आपके मन में अंदर कोई वो चीज़। आप तो बिल्कुल बिंदास खुश रहो और खुश रखो, और आपके जो संस्कार हैं उन संस्कारों को आप अपने परिवार में ऐसे ढालो कि आपका पूरा परिवार पसंद रहे। तो आप देखो ना, पूरा घर जब खुश रहेगा तो आप हमेशा चैन से रहेंगे और किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा आपके पास में और निरोगी रहेंगे आप। ये अपना एक जीवन का चर्या बनाए रखा हमने। चूँकि आप सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं काफ़ी साल पहले, अब आपकी रोज़ की दिनचर्या क्या है, ये थोड़ा सा दर्शक जानना चाहते हैं। चूँकि इतना फिट रहना यानी दिनचर्या पर तमाम सवाल होते हैं। क्या आप कैसे फिट रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या दिन रहता है? और समाज सेवा में हमने देखा आप 24 घंटे लगे रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा बताइए कि शुरुआत कितने बजे से होती है, क्या क्या रहता है, थोड़ा सा डीपली। सुबह हम 4:30-5 से उठ जाना होता है। उठ जाने के बाद जो हमारी इस उम्र की क्रियाएँ होती हैं योग की, वो योग की क्रियाएँ करना है। उसके बाद फ्रेश होकर तैयार होना, और जो हल्का दूध दलिया हुआ या जो ऐसा मतलब सलाद वगैरह हुई जी, और दूध का सेवन करना, उसके साथ में कुनकुना। तो ये अपने भोजन के साथ में प्रातःकाल में रखें। कुनकुना पानी सुबह से हल्का हल्का लेना चाहिए। और हमेशा बिंदास, अगर आप उठ रहे हैं सामने तो हमारा जी लगता था हम जैसे उठे, सामने अपने पड़ोसी आए, बाहर निकले, उनसे हंसी मजाक या कुछ इस तरीके से अखबार रखा, उससे बातचीत करी, कुछ ज्ञान विज्ञान के छेड़े, हम अपने आप को बिल्कुल अनभिज्ञ मान करके उनसे सवाल करेंगे। निराशा की भाव ना आए। निराशा की भाव ना आए। और उनसे जब हम बात पूछेंगे, हमें जानकारी है लेकिन हम नहीं बताएंगे, हम उनसे पूछेंगे, उनके द्वारा उनके मुँह से जब सुनेंगे तो वो हमको अच्छा लगता है। और हमें मालूम है कि हमें सब मालूम है, लेकिन वो भाव उनसे कितने अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से खुश रहो, खुश रहो, ये हमारा एक उद्देश्य रहा। हम सुबह से घर परिवार से, हमारे 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बेटा इंजीनियर है, पत्नी रिटायरमेंट हो गई शिक्षा विभाग से। तो अब हम घर की जिम्मेदारियों को बच्चों को दिए हैं और उनसे हम ये कहते हैं कि अब हमें अपने जीवन जीने दो और हमको अपने समाज सेवा में। तो हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के दौरान पिताजी के साथ में, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये जानेंगे, हम देखते हैं कि आपकी शहर में स्कूटी शुरू होती है तो वो 24 घंटे दिख जाती है। बिल्कुल। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप रात को भी खड़े दिखेंगे, दिन में भी खड़े दिखेंगे। तो ये ऊर्जा आती कहाँ से है?
कहाँ से भाव आते हैं ऐसे कि हमें समाज सेवा करना है? ये हमें अंदर मतलब पैतृक हमारे गुण हैं ये। हाँ। कि हमको ये ऐसे गुण मिले हैं कि अगर अभी हमको किसी ने बताया कि एक गौरगांव का एक लड़का गरीब है और हाँ। एक्सीडेंट में घायल हो गया है और उसके पास न पैसा है न कुछ न कोई देखने वाला, तो जैसे हमको खबर लगी वैसे ही हम तत्काल अस्पताल आ गए और हमने उनके सेवा भाव के लिए डॉक्टरों को जोड़ा, आर्थिक सहयोग के लिए लोगों को जोड़ा, दवा के लिए मेडिकल वालों से निवेदन किया, सारे चीज़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक सहयोग किया और मरणानंद से निकल के हाँ। पूरा जीवन उसको मिला और आज परिवार में अपने साथ है। ये हमें एक अंदर से खुश रहते हम, इसीलिए हमें अच्छा लगता है कि हमने कुछ किया है और ईश्वर ने हमको ये दिया है। जब हमको ईश्वर ने दिया है तो हमको कुछ करना चाहिए। स्वाभाविक है। आप कह रहे हैं कि दिनचर्या अच्छी करिए, खान पान अच्छा करिए। हम देखते हैं कि आज के समय केमिकल युक्त पूरा भोजन आ रहा है, सुबह से लेके दूध से लेके पानी से लेके बिल्कुल, तमाम बिल्कुल, चीज़ों में बिल्कुल, केमिकल है। बिल्कुल। फिर आदमी शुद्ध कैसे रहे? दूसरी चीज़ ये है कि जो युवा हैं वो पेटूमल बन चुके हैं। हमारी उम्र के युवा हैं, हमसे छोटे हैं, हमसे बड़े हैं, सबके बड़े बड़े पेट दिखने लगे हैं। खूब मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन पेट कम नहीं होता, फिट नहीं नज़र आते, ना चेहरे में इतना ग्लो बचा है। इसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे उनकी एक विलासिता है कि उनको सुख सुविधा ऐसी चाहिए, हाँ। बाकी किसी सांसारिक जीवन से नहीं है, केवल अपने जीवन से है कि वो समाज में दिखाना चाहते हैं कि हम इतने पैसे वाले हैं या हम इस कैटेगरी के हैं, तो वाहन का लिया उपयोग, होटल का लिया, खान पान का लिया और समाज से परिवार से दूर रहे। तो जब ये सारी चीज़ें उनके पास आएगी तो कहाँ उनके पास ये भाव रहेंगे सेवा के, कहाँ उनमें अच्छा मन रहेगा। तो ये बैठने उठने का ये आचरण जो होता है वो सब बिगाड़ता है ये। तो हमेशा बच्चों को ये रहना चाहिए कि ऐसे आचरण रखें, खान पान का, व्यवहार का, बोलचाल का, अपने से सामने वाले को इज्जत सम्मान दें, अपने से ज़्यादा सामने वाले को मान रखे। तो आपको ऐसा नहीं उसका आशीर्वाद मिलेगा, उसको तुम्हें उपदेश मिलेंगे कि बेटा तुम इस तरीके से नहीं, आप ये पेट निकल रहा 24 घंटा बैठे रहते हो, कुछ करो। हाँ, कुछ समय निकालो सेवा के लिए, स्वाभाविक है। कुछ काम करो इस तरीके से किसी का भला करने के लिए। तो आपके भाव जब जे आएंगे तो मन अच्छा रहेगा, घूमने फिरने का रहेगा आपको सेवा के तौर से, और आपका पेट कुछ नहीं निकलेगा, स्वस्थ रहेंगे, चमक रहेगा चेहरे में, परिवार के लोग खुश रहेंगे, आपके बच्चे भी सीखेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर होना चाहिए। विलासता को नहीं आना देनी, अहंकार नहीं आना चाहिए सामने बात कि मेरे पैसे का, मेरे सत्ता का या किसी प्रकार का, वो नहीं आना चाहिए। कोई अपेक्षा नहीं हो चाहिए कि हम फलाने से मिलने पे हमको ये मिल जाना चाहिए, वो नहीं है, दूर दूर रहना चाहिए। आप तो सब ये हो क्या हमें ईश्वर ने कुछ दिया है तो हमें समाज में कुछ देना है। अब बात करते हैं हम केमिकल की। केमिकल हर चीज़ में है, खाने के हर प्रोडक्ट में केमिकल आ रहा है। सुबह से हम शुरू होते तो केमिकल खाते हैं, रात में जब सोते हैं तो उस समय तक केमिकल हमारे शरीर पर जाता है। ऐसे में लोगों को नेचुरल जो चीज़ें हैं उसकी ओर कितना ध्यान देना चाहिए? खुद अगर सब्जी लगा ले, खुद थोड़ा सा दूध का इंतजाम कर ले तो वो कितना फ़ायदा करेगा? बिल्कुल अच्छी फ़ायदा है, 100% फ़ायदा है। छोटी छोटी चीज़ें आपकी छज्जा पे, आपकी बालकनी में, आपकी आंगन में, पालक है, धनिया है, मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, लौकी है, ये वो हरी सब्जियां हैं जो आपको अपने घर में ही उपलब्ध हो जाएगी और शुद्धता का पैमाना है। उसके लिए थोड़ा सा समय लेकिन देना पड़ेगा। समय तो क्या है, ये इसके साथ आपको शुद्धता मिली, उसके साथ एक्सरसाइज हुई। हाँ, दो फायदे। एक्सरसाइज भी हुई, शुद्ध सामग्री मिली और आपके इस शुद्धता से एक एक्सरसाइज से पूरा परिवार खुश रहता है कि आप हमारा परिवार का बुजुर्ग या सीनियर निरोगी है, अच्छा काम कर रहा है, तो हमारे नाती पोते, हमारे बेटे बहुएं वो भी देखेंगे। हमें क्या लगता है, अगर हमने एक बाल्टी पानी ले जा करके ऊपर एक्सरसाइज हुई, स्वाभाविक हमने गमलों में डाला। हाँ। ये सब गमले वाली सब्जियां हैं, हाँ। इससे कोई बड़ा वो नहीं लगना। तो ये भाव आने से अपने खुद के लिए तो घर में इतना कर ही सकते हैं, करते हैं, इससे शरीर भी फिट रहेगा और आपको ताजी चीजें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग हमारे मित्र लोग छज्जा पे अपनी बागवानी लगाए हैं खेती की। सही बात है। और ये छोटा छोटा है, बाजार से लाओ छोटे छोटे, उस पैक डाल दो, रेख भर करना थोड़ी सी। चलिए, तो यहाँ पे हम अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभी हमने शंकर लाल सोनी से
उनके फिटनेस के बारे में जाना और युवाओं को कैसे फिट रहना चाहिए उसके टिप्स जाने हैं। ब्रेक के उस पार हम लेकर चलेंगे और बात करेंगे इनके उस कार्यकाल की जो सरकारी नौकरी के दौरान रहे हैं, जिसमें उन्होंने दोनों सरकारों के कामकाज देखे हैं, उसका भी फ़र्क जान लेंगे और शहर के विकास को लेकर उनकी क्या सोच है, कैसे नौकरियां लगा करती थी, आज युवा कैसे परेशान हैं, वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार पॉडकास्ट एक्सप्रेस जारी रहेगा। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। ब्रेक के उस पार एक बार फिर पॉडकास्ट एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बात वही शुरू करते हैं शंकर लाल सोनी जी से, जिनके फिटनेस को लेकर हमने बात की थी। अब लेकिन हम बात करेंगे उनके सरकारी नौकरी के कार्यकाल के दौरान की। दोनों सरकारों को उन्होंने देखा है, उसमें फ़र्क कितना समझा, ये भी बात करेंगे। इसके अलावा शहर विकास को लेकर और नौकरियां जो इन दिनों नहीं लग रही हैं उसको लेकर भी बात करेंगे। शंकर लाल जी, आपसे यहीं पे शुरुआत करते हैं कि जिस तरीके से आपकी नौकरी को सेवानिवृत्त हुए आपको 11 साल हो गए हैं, आपकी नौकरी का कार्यकाल जो रहा उस दौरान आपने क्या पाया और किस तरीके की नौकरी चली? ये हमारी नौकरी का जो कार्यकाल है, मैं नौकरी में सबसे पहले बीज फार्म विकास निगम में था। परिवार में अकेला होने के कारण वो नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद फिर हम अपने घर आए। हमारे आदरणीय वो तत्कालीन विधायक जी शंकर प्रताप सिंह जी थे। नौकरी क्यों छोड़ी? परिवार के कारण। अगर हम अकेले थे, मम्मी पापा को कोई पोस्टिंग रही होगी, तो इस कारण से अब हम भी नहीं रह पा रहे थे, वो घर की देख रेख। हम लोग संस्कारिक परिवार से थे, अकेले थे। बहन भाई कोई नहीं थे हमारे, सिर्फ परिवार में अकेले थे। तो इस कारण से हमको उनकी देख रेख के लिए यहाँ आना पड़ा। ठीक है। फिर यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, उस पर बात करेंगे, यही करेंगे कि नौकरी की कितने साल मतलब आपने नौकरी की है और सेवानिवृत्त आप 11 साल पहले हुए हैं, तो वो नौकरियां कैसी चलती थी उस समय? नौकरी हमारी जो थी, हमारी सेवा भाव नौकरी रही। नगर पालिका में नगर सुधार न्यास में हुई, नगर सुधार न्यास से नगर पालिका में विलय हो गया, नगर पालिका में सेवा की, तो हमें अध्यक्ष जी अपने साथ में हमेशा रखा करते। तो मेरा वही भाव सेवा का शून्य सरा भैया। जब कोई नगर पालिका में आए, हमारी नमस्कार हो, पहचान को हो, तो हमें फ़ौरन लगता आप दादा कैसे आए। उन्होंने जैसे काम बताया तो अपने स्तर का तो हमने कर दिया। अगर कुछ हमसे ज़्यादा हुआ, हम अध्यक्ष जी के पास ले गए। नगर पालिका अध्यक्ष जी को बताया, उन्होंने तत्काल उनकी समस्या सुनी और हल कराने के प्रयास। तो आपने नौकरी कार्यकाल में भाजपा सरकार देखी, कांग्रेस सरकार देखी? दोनों देखी है। दोनों में फ़र्क कितना लगा? फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। पहले ये फ़र्क था कि काम प्राथमिकता से हुआ करते थे, विकास को नज़र दिया करते थे, लोगों को सुना करते थे। लोगों को नगर पालिका में एक स्थान था कि जो हमारे बुजुर्ग सीनियर आए उनको बैठाया जाता था, चाय पिलाते थे, उनकी समस्या सुनते थे, और सुनने के बाद ये था कि वो तत्काल वहाँ करने का प्रयास किया जाता था। चाहे वो दौर हमारे शंकर प्रताप सिंह जी का माननी का हो, चेयरमैनी का, चाहे तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष रही ललिता जी का हो, चाहे तत्कालीन अर्चना सिंह के जी का हो। ये दौर ऐसे रहे कि इसमें लोगों को विशेष ध्यान दिया गया और विकास के दौर भी खोले गए हैं। अब तत्कालीन अध्यक्ष ज्योति चौरसिया जी का, अब इसका तो खुद जनता मूल्यांकन कर रही है, हम तो करके न बोल सकते हैं न कह सकते हैं। ये तो नहीं, तो फर्क दिख रहा है क्या कुछ? फर्क का तो चल रहा है? फर्क तो अब कहने लायक ही नहीं रह गया। हर जगह फर्क रहता है कि अब क्या बताएं, कुछ नहीं कहा जा सकता कि उस दौर में आवारा पशुओं का एक उदाहरण बता रहे हैं कि शहर में घूमते थे तो उनको कांदी हाउस या कहीं गौशाला या अपने नगर पालिका ऐसे में रखते थे। आवारा विचरण इतने नहीं करते थे। आज के दौर में ये है कि आदेश हो जाने के बाद भी
समाचार छप जाए, अरे खबरें चल जाएं, कुछ कोई भी नहीं, फर्क कुछ भी नहीं, पड़ेगा। कुछ भी नहीं। उस बोल ही हमारे सामने मोहल्ले के आसपास के लोग उठा के फेंक दिए गए, घायल पड़े हुए हैं कई लोग। अभी कलश यात्रा निकल रही थी तो उसमें आबा रजान में प्रवेश कर गए। वो तो ईश्वर की कृपा थी, हाँ, कि कोई जनहानि कुछ नहीं हुई। जनहानि नहीं है। तो अब कहने के बाद भी शांति समिति की बैठक में आदेश भी जारी हुए हैं, उसके बाद भी नहीं। कोई बात करो तो उसको निगेटिव लेती, सकारात्मक नहीं। उस दौर में अगर आपकी कोई आलोचना होती थी तो उसको सुधारात्मक दृष्टि से लेते थे। अच्छा, कांग्रेस कार्यकाल के जो विधायक थे, सांसद थे या नगर पालिका अध्यक्ष थे, और भाजपा कार्यकाल के जो नगर पालिका अध्यक्ष, सांसद वगैरह हैं, इन दोनों के कार्य प्रणाली में कितना फर्क देखा आपने अपने कार्यकाल में? उस दौर में जैसे शासन जो था, अगर विधायक जी ने प्रशासन पे उनका अच्छा वो पकड़ रही थी। अगर उन्होंने कोई समस्या को हल कराने के लिए कुछ लिखा, नौकरी के लिए कुछ लिखा, कहीं नौकरी के लिए कोई बात की गई, तो उस दौर में अमल होता था। नौकरी वालों को नौकरी मिलती थी, समस्या वालों की समस्या हल होती थी, और उनका मान सम्मान होता था। किसी गरीब बेटी की शादी होना है तो उसमें मदद होती थी, किसी को कोई सहारे की ज़रूरत होती थी, उसमें सहारा होता था। और ये दौर अब पता नहीं कैसे हो रहा है। कुछ लोग अपने जो जनप्रतिनिधि हैं अपने प्रयासों से कुछ करते हैं, लेकिन प्रशासन का और इनका समन्वय में तालमेल नहीं होता है। हाँ, अभी आपको बताएं, ये चौराहा है जी, घोड़ा चौराहा, हाँ, 6 साल चौराहा, ये जंगल टाइप का था यहाँ पर। ठीक है। तो उसका जब डेवलपमेंट हुआ है, तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, विधायक जी शंकर प्रताप सिंह थे, इसी का विकास चारों तरफ से किया गया। अश्वरोही घोड़ा अच्छा महाराज 6 साल का विराजमान हुआ। तभी तत्कालीन विधायक जी माननीय शंकर प्रताप सिंह जी ने अनाउंसमेंट कराया था। हाँ, केंद्रीय विद्यालय खोला गया, एक हफ्ते में दल आ गया तो चालू हो गया। अच्छा, ये केंद्रीय विद्यालय जभी का है क्या? जभी का। अच्छा, पहले यहाँ ला कॉलेज में खोला गया अस्थायी तौर से। हाँ, इसके बाद पहले ये होता था ना कि हमने जो घोषणा की उसको अमल आना चाहिए, भवन तो बाद में होगा, स्टाफ आता रहेगा। अच्छा, हमने तो ये भी सुना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय अगर विधायक जी का फ़ोन कलेक्टर के पास या कोई भी अधिकारी के पास पहुंच जाए तो वो तुरंत उस काम में जुट जाते थे, वो मैदान में खड़े दिखते थे। तब आज 4 फ़ोन भी पहुंच जाए तो वो हाँ सर कर देंगे, श्रीमान कर देंगे, वो होता कुछ नहीं है, ऐसा सुनने में आया है। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये सच्चाई है, लेकिन अब सच्चाई क्यों ऐसी है ये वो जाने। कहाँ कमी कहाँ नज़र आती है? ये कहीं ना कहीं आपसी समन्वय की कोई वो होगी। उस दौर में बाकायदा जनप्रतिनिधियों का अच्छा सम्मान भी होता था, काम भी होते थे, और आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि को चुना गया है उनको सम्मान तो उस तरीके से करना चाहिए शासन को। अगर जनप्रतिनिधि को जब चुना गया, उनके पास जनता जाएगी, उनसे काम की कहेगी, स्वाभाविक चीज़ है, उनसे कहेगी किसकी, तो वो काम को एक अमूमन काम होना चाहिए, और नहीं हो रहा तो कारण सहित उनको बताना चाहिए, ताकि जनप्रतिनिधि वो पत्र लेकर के उस व्यक्ति को जिसकी समस्या का आवेदन आया उसको अवगत कर सके। अब ऐसा होता है क्या? वही तो कह रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहा, लंबित क्यों होते हैं। एक और हमारे आप जैसे सीनियर जो लोग हैं उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो अगर विधायक जी ने एक चुटके में लिख दिया कि इनको नौकरी दे दी जाए, योग्य हैं ये, तो तुरंत नौकरी लग जाती है। आज योग्यता है, पढ़े लिखे हैं, मैदान में घूम रहे हैं, कई इंटरव्यू दे चुके, फिर भी नौकरियां नहीं लग रही, और सरकार कहती है कि हम 9 वैकेंसी निकाल रहे हैं, इतनी निकाली उतनी निकाली, लेकिन बेरोजगारी आज भी दिख रही है पढ़े लिखे लोगों की। इसमें फ़र्क है क्या? ये बहुत अच्छी बात कही। उस दौर में नौकरियों को विशेष महत्व देते थे, ज़रूरतमंदों को ज़्यादा ध्यान रखते थे। जैसे वो सक्षम नहीं है, हाँ, वो सक्षम वालों को काबिल है वो, लेकिन किसी तरीके से सक्षम नहीं है अपनी प्रतियोगिता में किसी जाने के लिए, कोई आर्थिक रूप से, अगर वो वहाँ जाता है तो वो उसका आवेदन शासन तक पहुँचाते थे प्रक्रिया के तहत, और प्रक्रिया के तहत उसको नौकरी दिलाई जाती थी, ध्यान रखा जाता था। आज के दौर में क्या हो रहा है कि नौकरी से हम सेवानिवृत्ति पद ही खत्म कर देते। हाँ, उस दौर में ये नहीं था। सेवा, हाँ, डिपार्टमेंट में 6 पद हैं, वो रिक्त पड़े हैं, भर ही नहीं रहे हैं, खत्म ही कर दी नौकरी पर। हाँ, और पेंशन वाली पर कर देती थी, अब पेंशन ही खत्म होती जा रही। सब चीज़ें इस तरीके से धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। तो जो आज के दौर में
हमारे पढ़े लिखे युवा साथी हैं बेरोजगार के दौर में जा रहे हैं। अब स्वयं के रोजगार कहाँ तक करें वो, हम स्थापित करेंगे तो हमको लोन लेना पड़ेगा। आर्थिक मजबूत चाहिए ना, नहीं तो हम कैसे होंगे आर्थिक मजबूत हम इतने कहाँ से होंगे कि हम लोन की किस्तें जमा करें, बिल्कुल दुकान का किराया जमा करें, नौकर चाकर का करें, फिर पूंजी लगाएं, फिर लाइट है, ये सारे के बाद भी फिर हमको अपना निकाल। अब ऑनलाइन आ गया तो और ज़्यादा दिक्कत हो गई, बहुत ही मार्जिन कम हो गया चीज़ों में। इतना दौर हो गया है कि ये ऑनलाइन वाले इस दौर से हमारे स्थानीय व्यापार खत्म हो रहा है। स्थानीय जो व्यापार चलता था कि हम दुकानों पे जाते थे, सामान लेते थे, हम उनसे बात करते थे, गुरदोस्त पे उनसे कहा सुना होता था, वो सब खत्म है। अच्छा, पहले के जनप्रतिनिधि हमने सुने हैं कि एक चुटके पे उनने लिख दिया नौकरी लगा दो। आज के जनप्रतिनिधि अपना पूरा लेटर लगा देते हैं, फिर भी उसकी सुनवाई नहीं होती है। ये कैसे फ़र्क कैसे हो गया? तो ये जनप्रतिनिधि को महत्व अपना करना चाहिए ना। आखिर क्या आपको शासन के अंग है, वो जनप्रतिनिधि नहीं है। जनप्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री को चुना अप्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल मुख्यमंत्री बने तो सरकार के अंग है हमारे जनप्रतिनिधि। हाँ, हमारे माननीय जनप्रतिनिधि का जो भी पत्र जाए, जो भी आदेश हो, उसका अमल होना चाहिए। क्यों नहीं होता है? तो ये इनको वहाँ शासन से करना चाहिए कि हमारे पद का अक्षर सा पालन होना चाहिए, नियम अनुसार, नियम के विरुद्ध नहीं। हमको तवज्जो मिलना चाहिए। एक बार का वाक्य बता रहे हैं जी कि एक कलेक्ट्रेट में मीटिंग चल रही थी। हाँ। तत्कालीन विधायक जगदम्बा प्रसाद माननीय निगम जी थे और निर्धारित सीटें थी कलेक्टर साहब की, विधायक जी की। उस पर माननीय हमारे एसडीएम साहब तत्कालीन बैठ गए। कलेक्टर साहब ने उनको बगल में बैठाने की बोला तो वो नहीं बैठे। उसको उन्होंने विशेष अधिकार हनन का मामला माना और विधानसभा में इसको बताया। उसको प्रकरण जब चला तो हमारे माननीय को वो पनिशमेंट हो गया था। तो इतना ध्यान रखा जाता था उस दौर में। अब तो हमारे जनप्रतिनिधियों का प्रशासन क्यों ऐसा वो कर रहा है, जबकि प्रशासन को जनप्रतिनिधि के साथ में मिलकर के शहर के विकास, जनता के काम, हित कल्याण करना चाहिए। ये उसका मूल उद्देश्य है। आप मुन्ना राजा जी जो पूर्व विधायक हैं, उनके काफ़ी नज़दीकी और करीबी रहे हैं, बिल्कुल, और पुराने सहयोगी रहे जी। उनके कार्यकाल की वो जो चुटका थे, उससे कितनी नौकरियां लग गई? बहुत सारी नौकरी लगी। चुटके का मतलब ये नहीं था कि मतलब कि हम काबिल नहीं हैं और चुटके में लग गया भर्ती हुई, नहीं। हाँ। काबिल हैं और काबिलियत को वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक संदेश था, उस संदेश का महत्व रखा गया। इतने लोगों को नौकरियां दी, चाहे शिक्षाकर्मी 1998 से हो, चाहे किसी विभाग में हो, आज वो सेवा करके सेवानिवृत्त हो गए हैं और वो आज भी बाकायदा उनको मान सम्मान देते हैं। और कहीं ये भी नहीं है कि किसी स्वार्थ से किया गया हो, कोई स्वार्थ नहीं, केवल सेवा भाव। लोग बताते हैं कि माचिस के अंदर जो कागज रहता उसमें लिख के मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई जाती थी, वो क्या? खैर ये तो नहीं है ऐसा, पेपर की कमी क्या होता है? नहीं ये कुछ नहीं, बाकायदा संदेश जाता था। हाँ। संदेश पहुंचाया जाता था, वो व्यक्ति को पहुंचाया जाता था, उन व्यक्ति से मिलने तक आते थे वो। आपको ये घोड़ा हमारे जो चौराहे पर है, हमारे मित्र यहाँ पर बहुत अच्छे कलाकार हैं। हाँ। मिस्टर सोनी जी मिर्ज़ापुर वाले। हाँ। उन्होंने ये बनाया था। तो यहाँ पर माननीय अर्जुन सिंह साहब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी आए थे और माननीय हमारे तत्कालीन विधायक शंकर प्रताप सिंह जी। हाँ। ये चौराहों के जब वो हो गया तो ये उनका जो बनाया गया सैंपल था वो उनको सम्मान में दिया गया। तो ये सम्मान का हम हवाई जहाज़ से लेकर वहाँ पहुँचे, राम कुमार सोनी जी कलाकार भी वहाँ पहुँचे थे। तो उस पे आधार पे उनको इनाम में नौकरी मिली। एकदम शॉर्ट में आपसे जानना चाहेंगे, ये घोड़ा चौक छतरपुर की जनता को कैसे मिला था? ये चौराहा का तत्कालीन सत्यप्रकाश कलेक्टर थे, माननीय शंकर प्रताप सिंह विधायक थे। उस दौर में इस चौराहे माननीय हमारी सांसद आदरणीय विद्यावती जी थी। इस चौराहे का मिल करके सभी लोगों ने योजना बनाई। योजना बना करके ये वो यहाँ आसपास का अतिक्रमण था वो उसका डेवलपमेंट पूरा बनाया गया। फिर एक डिज़ाइन बनाई गई और डिज़ाइन बनाने के बाद से फिर ये बॉम्बे से मूर्ति आई बन करके, और मूर्ति बन करके ये चौराहे का। नहीं, घोषणा कैसे हुई थी? मुख्यमंत्री आए क्या हुआ था? घोषणा ये हुई थी कि चौराहे को नगर पालिका से हुई थी। ये
कि नगर पालिका एक ऐसा महाराज सतसाल के सम्मान में छतरपुर के अपने महाराज सतसाल के लिए एक बढ़िया अच्छी जो उनकी घोड़े पर सवार की प्रतिमा है वह इस चौराहे पे लगाई जाए ताकि विश्व पर्यटक से खजुराहो है, ये सेंटर है शहर को जाने के लिए, सागर रोड के जाने के लिए और झांसी नौगांव के लिए। तो यहाँ से वो संदेश दिया जाए स्थापित करके ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये किसकी प्रतिमा है, बोले अरे महाराज सतसाल जो हमारे वीर प्रतापी हैं जिन्हें स्थापना छतरपुर की। तो नगर पालिका से प्रस्ताव पारित होकर के ये मूर्ति की तैयारी की गई थी और फिर वो भव्य कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर इसी चौराहे पर। अंतिम और आखिरी सवाल, आप इन दिनों जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चूँकि आप पहले से भी हैं, पिताजी भी रहे, आप जो है जो कौन सी वो जगह है वहाँ पे आप निरंतर कार्य भी करते हैं समाज सेवा का, तो वो कैसे समय निकाल पाते हैं लोगों को जोड़ना, उस स्थान पर ले जाना, थोड़ा सा उसके बारे में छोटे में बताएं। ये हमें गौरव का क्षण है कि हमारे माननीय पूज्य पिताजी बाबूलाल सोनी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके आशीर्वाद से हम उनके साथ जाते रहे। बुंदेलखंड का जलियांवाला चरणपात का स्थान है लव कुश नगर के पास में महाराजपुर तहसील में, वहाँ जा कर के एक स्मारक बना है। वहाँ हर वर्ष 14 जनवरी 1931 को जो घटना हुई थी उसी अमर शहीदों की स्मृति में वहाँ श्रद्धांजलि सभा की जाती है। तो वहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सारे लोग और सेनानी परिवार वहाँ जाते हैं। तो अब उसमें वरिष्ठता के नाते हमें ये अच्छा लगता है कि हम इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो वहाँ पर तत्कालीन रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम जी ने एक आधारशिला रखी थी। फिर उसके बाद 84 में 78 के बाद 84 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह साहब ने उस चरणपात का स्मारक का लोकार्पण किया था और उस चरणपात का पर सारे लोग अपने शहीदों के स्मरण याद करने के लिए जाते हैं और उस स्मरण के लिए हम आज भी अपने पूर्वजों को उनकी सेवा में अपने को समर्पित किए हुए हैं। ये गौरव है कि आज इस स्थान से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम आप करते हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि हमारे माननीय बागेश्वर महाराज, हमारे बद्रीनाथ के महाराज पूज्य बालक योगीदास जी, हमारे तत्कालीन हमारे कलेक्टर, तत्कालीन विधायक और विधानसभा के प्रमुख सचिव माननीय डॉक्टर AP सिंह जी, सारे लोग वहाँ से यूनिवर्सिटी से महाराज विश्व एक कलश यात्रा निकाली गई थी। महाराज बागेश्वर धाम के वहाँ कलश यात्रा का उन्होंने वो कलश अपने सिर पर रखा था। और अभी जाना टोरिया पे महाराज जी आए 26 तारीख को और उन्होंने ये इसका स्मरण भी किया कि हमारे बुंदेलखंड का जलियांवाला एक स्थान है जिसे हमारे आपकी प्रशंसा की थी, हमारा नाम लेकर कहा कि शंकरलाल सोनी वहाँ कुछ न कुछ करते हैं, हमें वहाँ फिर से चलना है आपके साथ। तो हाँ, ये हम लोगों का गौरव है। इसीलिए तो हम लोग काम करते हैं कि कोई हमें प्रोत्साहन करे, कोई हमारा मनोबल बढ़ाए, तो हमारे सारे दुख दूर कष्ट सब मिट जाते हैं। हमें सेवा में अच्छा लगता है। आपने हमसे विधिक सेवा में भी हम काम करते रहते हैं साथ में। आपने हमसे बात की, बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी चीज़ें शंकरलाल सोनी जी ने बताई कि आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। जब उनकी सेवा नौकरी चल रही थी, शासकीय नौकरी थी, उस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों के कार्यकाल देखे हैं। जो फ़र्क उन्हें नज़र आया वो भी उन्होंने हमसे साझा किया और आज के युवाओं को कैसे पेटूमल से फिट रहना है वो भी उन्होंने टिप्स बताए हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो फिट हैं और उनके चेहरे का ग्लो बताता है कि ये शरीर के लिए मेहनत करते हैं, फिटनेस करते हैं। आज यही वजह है कि वो 71 साल के हो चुके हैं, 72 में प्रवेश कर चुके हैं। तो आप लोगों ने जो भी सीखा उस पर अमल कीजिए। फिर किसी नई शख्सियत के साथ होगी मुलाकात और नए नॉलेज के साथ, नए तरीके के साथ और नए अनुभव लेकर फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।